जब पाकिस्तान की बात होती है तो हमें एलओसी के बारे में पता है, लेकिन ये चाइना के एलएसी के केस में कंफ्यूजन क्यों खड़ी हो जाती है? एक्चुअल में एलएसी है कहां पे? चाइना का तो बॉर्डर तक नहीं लगता था इंडिया से। फिर पास्ट में ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से चाइना हमारे सर पे आके बैठ गया? और क्या सही में नेहरू जी ने इंडिया की जो यूएन की परमानेंट सीट थी वो चाइना को दे दी थी? और जब ये कहा जाता है कि चाइना 1 इंच भी जमीन नहीं ले पाया, तो फैक्चुअली ये कितना सही है? और कुल मिलाके जो इंडिया चाइना के बॉर्डर हैं ये हैं कहां पे? तो इस एक वीडियो में मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इन सब चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। तो देखिए, ईयर 625 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर अलग अलग एम्पायर्स थे और साइड में ये यहाँ पे एक अलग से तिब्बतन एम्पायर था, बहुत बड़ा था ये। अभी करंट टाइम की बात करें तो इंडिया का लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो भी आ जाता था इसमें। अब होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जब ईयर 1842 आता है तो तिब्बतन एम्पायर के जो राजा थे लैंगदरमा, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद तिब्बतन एम्पायर को संभालेगा कौन? इसको लेके लैंगदरमा के जो रिलेटिव्स थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। काफी टाइम तक इसको लेके पूरा परिवार लड़ता है और फिर इन सब चीजों से परेशान होकर लैंगदरमा का जो एक परपोता था, यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन, जिसका नाम था निमागांव, वो कहता है कि मुझे इस पूरे तिब्बतन एम्पायर पे नहीं करना है। वो आप लोग देख लो, ये जो तिब्बतन एम्पायर का वेस्ट साइड वाला ये जो एरिया है जहां पे कोई आता जाता नहीं है और किसी को इसकी पड़ी भी नहीं है, मैं यहां पे अपना चला जाता हूं, इस एरिया को मैं संभालूंगा और मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। अब परिवार का एक मेन दावेदार छोटे से एरिया को लेके अलग हो रहा था, तो इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और फिर निमागांव जो था वो अपने तिब्बतन एम्पायर का जो वेस्टर्न एरिया था उसको ले लेता है और अलग से एक नगारी किंगडम बना के वहां पे रहने लगता है। और ये सारी चीजें मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी का जो इंडिया चाइना का जो वेस्टर्न एरिया जो डिस्प्यूटेड है वो पूरा का पूरा एरिया इसी नगारी किंगडम में आता था। अब इसके कुछ टाइम बाद जब निमागांव की भी डेथ हो जाती है तो जो उसका बड़ा बेटा था लाचेन, वो इस नगारी एम्पायर को और बड़ा करता है और फिर ये मर्यूल किंगडम बना देता है उसको। द क्रॉनिकल्स ऑफ लद्दाख के हिसाब से ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं वो उस टाइम पे इसी मर्यूल किंगडम का हिस्सा बन गया था, तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और ईयर 1460 आते आते इसी मर्यूल किंगडम को ही लोग लद्दाख किंगडम बोलने लगे। अब इसके कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये जो लद्दाख किंगडम था जिसको निमागांव रूल कर रहे थे, निमागांव की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद लद्दाख किंगडम जो था उस पर नामग्याल डायनेस्टी जो थी वो रूल करने लगती है। और जब ये नामग्याल डायनेस्टी आती है तो यहां से जो लद्दाख एम्पायर था वो और बहुत तेजी से इस पूरे रीजन के अंदर अपना एरिया और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा रहा था। तो होता क्या है कि इस टाइम पे जब लद्दाख का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो बगल में ही तिब्बतन एम्पायर था, उसने इसको एक थ्रेट की तरह देखा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे चल के हमें दिक्कत देंगे। तो तिब्बतन एम्पायर क्या करता है कि अपने 5th दलाई लामा के अंडर लद्दाख के ऊपर अटैक कर देता है। अब तिब्बतन एम्पायर जो था वो काफी स्ट्रांग था और जब ये लड़ाई होती है तो लद्दाख जो था वो तिब्बतन एम्पायर से काफी ज्यादा एरिया हार जाता है। तो लद्दाख ने उस टाइम पे इंडिया के ऊपर जो मुगल एम्पायर राज कर रहा था उनसे मदद मांगी और तब जाके लड़ाई रुकती है। और जब ये लड़ाई रुकती है तो ईयर 1684 में तिब्बत और लद्दाख के बीच में ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टिंगमॉस गैंग। अभी जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था। ये पहली बार हुआ था जो इस रीजन के अंदर पेपर पे एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था जिससे आगे लड़ाई ना हो। ये जो ट्रीटी हुई थी ये उसके पॉइंटर्स हैं और ये उसकी कॉपी है। कभी भी आप इंडिया चाइना के बारे में पढ़ोगे तो इस ट्रीटी के बारे में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा क्योंकि यहीं से इस बॉर्डर की शुरुआत हुई थी और लोग आज भी कोट करते हैं इस ट्रीटी को। अब देखिए, अभी तक मैं आपको इस टॉपिक में काफी टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बता चुका हूं, लेकिन इसमें से काफी कम चीजें आपको याद रहेंगी, विच इज वेरी नॉर्मल। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं पहले तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टिकी नोट्स यूज करता था, बट मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है क्विजलेट ने, जिसमें मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बना लेता हूं ताकि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस मुझे याद रहे। जैसे ये फ्लैश कार्ड्स मैंने इंडो चाइना वीडियो के लिए बनाए थे। क्विजलेट स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है बिकॉज एग्जाम में उनको सब रट के जाना पड़ता है, स्पेशली इन हिस्ट्री। तो क्विजलेट के ये फ्लैश कार्ड आपको रिवीजन और लर्निंग में हेल्प करेंगे। क्विजलेट डिजिटल है तो आप कभी भी फटाफट लेफ्ट राइट स्वाइप करके कुछ भी रिवाइज कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने नोट्स क्विजलेट पे डालते हो तो एआई टेक्नोलॉजी से इसका स्टडी गाइड फीचर्स ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स बना देता है। आप इसमें लर्न मोड के साथ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने खुद भी इसको यूज किया है और आप भी जरूर ट्राई करिए और लर्निंग को थोड़ा आसान बनाइए। डाउनलोड द क्विजलेट ऐप टुडे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब ये ट्रीटी हुई थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये लद्दाख का जो एरिया था ये इतना बचा हुआ था। अब इस तरफ तिब्बत और लद्दाख में तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन बगल में चाइना का चिंग एम्पायर भी था। तो अब होता क्या है कि ईयर 1720 में चाइना का जो चिंग एम्पायर था उसने डायरेक्ट अटैक करने की बजाय अपनी मिलिट्री तिब्बत एम्पायर के अंदर भेजी और तिब्बतन एम्पायर के जो रूलर थे दजुंगर, उनको हटा के तिब्बत के ऊपर 7th दलाई लामा कलसांग जो थे उनको बैठा दिया जाता है। और यहां से चाइना का जो जिंग एम्पायर था वो तिब्बत को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगा था। तिब्बत को अपनी पावर के अंदर रखा और उसकी जितनी भी प्रोटेक्शन वगैरह थी वो सारी की सारी अब चाइना की जिंग एम्पायर की जिम्मेदारी हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंसिडेंट के बाद जो तिब्बतन एम्पायर था वो पार्शियली चाइना के चिंग एम्पायर के अंदर आ गया था। तो देखिए, इधर तो ये चीज हो गई थी। वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के बगल में भी सिख एम्पायर था। तो सिख एम्पायर ने ईयर 1819 में जो डोगरा एम्पायर था, यानी कि आज का जम्मू एंड कश्मीर जो था, उस पर हमला किया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अंडर में ले लिया का मतलब ये था कि डोगरा एम्पायर के जो रूलर थे महाराजा गुलाब सिंह, डोगरा एम्पायर को रूल वही कर रहे थे, लेकिन अब डोगरा एम्पायर जो था वो सिख एम्पायर के अंडर आ चुका था। अब जब ये चीज हो गई तो इसके बाद डोगरा और सिख एम्पायर ने लद्दाख के ऊपर भी अटैक किया और अपने अंडर में ले लिया उसको। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो तिब्बतन एम्पायर था ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तिब्बत एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था वो लद्दाख बना, जो सिख डोगरा एम्पायर के पास चला गया, और बाकी का जो बचा हुआ तिब्बतन एम्पायर था उसको चाइना इनडायरेक्टली रूल कर रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1842 में डोगरा एंड सिख एम्पायर, जिसने पहले से ही लद्दाख को अपने अंडर में ले लिया था, उसने लद्दाख से आगे का जो ट्रेड रूट था उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए लद्दाख के एरिया को और बढ़ाना चालू किया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तिब्बत जो था उसको चाइना कंट्रोल
कर रहा था इनडायरेक्टली। तो ये जो लड़ाई चल रही थी एक तरह से चाइना का भी इसमें रोल था। तो कुछ टाइम के बाद जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत लंबी लड़ाई चलती है, तो ये लड़ाई रुकती है और फिर तिब्बत और डोगरा सिख अंपायर के बीच में 17 सितंबर 1842 को ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन होती है। और ये जो ट्रीटी साइन होती है इसमें चाइना भी एक पार्टी बनता है। तो इस ट्रीटी के जो सिग्नेटरी थे वो महाराजा गुलाब सिंह, एम्परर ऑफ चाइना, और तिब्बत की तरफ से लामा गुरु ऑफ लासा थे। तो इस ट्रीटी के अंदर बातें तो बहुत सारी होती हैं, ट्रेड की बात होती है, कौन कहां आएगा जाएगा, ये सारी बात होती है। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस ट्रीटी को डिस्कस कर रहे हैं वो ये था कि इस ट्रीटी के अंदर लद्दाख और तिब्बत के जो बॉर्डर थे उनका डिमार्केशन होता है, सरहदबंदी होती है उनकी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि लद्दाख पहले जहां पे था, जो पहले उसका बॉर्डर था, जो पुरानी वाली ट्रीटी साइन हुई थी, तो जो पहले जो बाउंड्री थी लद्दाख की वो वहां वापस हो जाएगा, तिब्बत जहां पे था वो वहां पे वैसे हो जाएगा। इसमें एक वर्ड यूज हुआ था, ओल्ड एस्टैब्लिश फ्रंटियर। मतलब कि उस टाइम पे बॉर्डर्स नहीं होते थे, बीच में काफी दूर दूर तक एरिया जो होता था वो छोड़ दिया जाता था दो देशों के बीच में, उसी को फ्रंटियर बोलते थे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में तिंगमासौन जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें जो डिसाइड हुआ था कि ये बॉर्डर रहेंगे, दोबारा से दोनों पार्टियां यानी कि लद्दाख और तिब्बत वापस उसी बॉर्डर पे चली जाती हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ चुशुल है इसमें क्या चीज थी इंपॉर्टेंट, इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट थी कि चाइना जो था वो भी इसमें एक पार्टी बना था, उसने भी साइन किए थे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ऑफिशियली चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का पार्ट है, ना कि चाइना का पार्ट है या फिर तिब्बत का पार्ट है। और यही रीजन है कि आज की डेट तक इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट जब डिस्कस होते हैं तो जो ट्रीटी ऑफ चुशुल है उसका नाम बार बार आता है कि आपने खुद साइन किया है कि अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है। ट्रीटी ऑफ चुशुल की वजह से इंडिया का जो दावा है अक्साई चीन पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये ट्रीटी ऑफ चुशुल जो है वो लद्दाख का डोगरा रूलर्स के कंट्रोल में होना प्रूफ करती है, जो कि आज के इंडिया का पार्ट है और चाइना इसको साइन कर चुका है। इस ट्रीटी की जो कॉपी है उसका जो ट्रांसलेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टाइम पे कुछ ओरिजिनल स्टैंप होते थे, उन पे भी मेंशन किया जाता था, उसमें तिब्बत मेंशन होता था। अभी भी ये स्टैंप अवेलेबल है, ये उस ओरिजिनल स्टैंप की कॉपी है। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1845 का टाइम था और ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे राज कर रहे थे उस टाइम पे, और रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, द ग्रेट गेम। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते कहीं तिब्बत और ये जो सिख डोगरा एम्पायर है इन एरिया में अपना इन्फ्लुएंस ना बना ले, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ब्रिटिशर्स को। तो यहां से ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि ये जो नॉर्दर्न बाउंड्री है यानी कि जो लद्दाख वाला एरिया है उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी होगा, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना होगा, वरना रशिया का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रख के ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 11 दिसंबर 1845 को लद्दाख में जो सिख एम्पायर था इस पे अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद अपने हिसाब से सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करा लेते हैं, हर एक चीज अपने फेवर में कर लेते हैं। अब यहां से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में आ गया था। अब इसी टाइम पे गुलाब सिंह जो थे उन्होंने 75 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को दिए और जो कश्मीर वाला जो एरिया था उसको खरीद लिया और कश्मीर के राजा बन जाते हैं वो, और ब्रिटिशर्स ने भी बड़े आराम से दे दिया क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो लद्दाख की तरफ जाता था। और लद्दाख के अंदर भी उनकी एक ही चिंता थी कि जो रशियंस है उनकी आर्मी कहीं ये जो अक्साई चीन वाला एरिया वहां से ना घुस जाए। इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस तो बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इसके कुछ साल बाद करीब 10 साल के करीब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है अभी भी यहाँ पे कई ऐसे एरिया है जहां से रशियन आर्मी जो है वो एंट्री कर सकती है। तो रशियन की तरफ से इस तरीके का कोई थ्रेट आए, इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को भी सिक्योर करना चालू किया। ब्रिटिशर्स ने ईयर 1855 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको काम दिया कि ये जो लद्दाख और तिब्बत वाला जो एरिया है इसका ये सर्वे करें और ये जो फ्रंटियर्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, खुले पड़े हुए हैं जो एरिया, इसको ऑब्जर्व करके एक प्रॉपर बॉर्डर बनाएं। और ये जो काम था वो काम दिया गया था W.H. जॉनसन को। ये सिविल सर्वेंट थे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब इन्होंने काफी टाइम तक इस एरिया का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक बॉर्डर प्रपोज किया जिसे जॉनसन लाइन बोला जाता है। आज जो इंडिया लाइन मानता है वो जॉनसन लाइन ही मानता है। ये जो पूरा मैप है इंडिया का ये जॉनसन लाइन से ही बना है। अब अंग्रेजों ने जब ये बॉर्डर बनाया था तो किसी से पूछा नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से लद्दाख वाले एरिया में ये बॉर्डर बना दिया था और जितने भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स थे उनको बॉर्डर के अंदर रखा था। और ये सारी चीजें करने के बाद तिब्बत और चाइना को एक लेटर लिखा और उसके अंदर एक मैप जो था उसके अंदर बाउंड्री बना के ये उनको सेंड कर दिया। उस टाइम पे चाइना का रिस्पांस आया था, द टेरिटरी हैज इट्स एंशिएंट फ्रंटियर, इट वाज नीडलेस टू एस्टैब्लिश एनी अदर। ये जो आज की डेट में आप इंडिया का मैप देखते हैं ये इधर ये पूरी जॉनसन लाइन है। अब अंग्रेजों ने ये जो वेस्टर्न बॉर्डर था, जो अक्साई चीन वाला जो एरिया था, यहाँ पे तो बॉर्डर बना लिया था, लेकिन सिक्किम की तरफ भी कई ऐसी जगह थी जहां से रशियंस की इंडिया के अंदर एंट्री हो सकती थी और इसके भी जो बॉर्डर्स थे वो दूर दूर तक खुले थे, अनडिफाइंड थे। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने 17 मार्च 1890 को ब्रिटिशर्स ने चाइना को बुला के एक कन्वेंशन किया और ये जो गैमो चेन माउंटेन से ये नेपाल तक की जो लाइन जा रही है इसको ऑफिशियली चाइना के साथ बैठ के सिक्योर कर दिया और इसको चाइना ने भी मान लिया। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये अक्साई चीन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो अब अगर हम इन तीनों सेक्शन को देखें तो जो वेस्टर्न सेक्टर है यहाँ पे तो अंग्रेजों ने अपना जॉनसन लाइन बना दी थी, लेकिन चाइना ने इसमें अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया। मिडिल सेक्टर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा थे तो यहाँ नेचुरली बाउंड्री बनी हुई थी तो यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और रही बात ईस्टर्न सेक्टर की तो यहाँ पे सिक्किम वाला जो एरिया था उसके तो बॉर्डर इन्होंने फिक्स कर दिए थे चाइना के साथ मिलकर अंग्रेजों ने, और बाकी जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो भी आगे बताऊंगा मैं। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स ने अक्साई चीन पे जॉनसन लाइन बना दी थी इसको लेके जो चाइना था वो बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जितने भी पॉइंट्स थे वो
सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम पे चाइना को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चाइना उस टाइम पे वीक तो था, लेकिन चाइना एक अनसाइड कम्युनिकेशन में धमकी भी देता था कि वो रशिया के साथ मिल जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ऐसा भी नहीं करना चाहते थे कि चाइना जो है वो रशियंस के साथ जाके मिल जाए। तो इस चीज से निपटने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो एक और स्ट्रेटजी बनाते हैं। ईयर था 1899 और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स एक रिवाइज लाइन प्रपोज करते हैं। ये जो वेस्टर्न बॉर्डर था, जो अक्साई चीन वाला एरिया था, इसमें स्ट्रेटेजिकल जितने भी पॉइंट्स थे उनको अपने पास रखते हैं, बाकी काफी सारा अक्साई चीन का जो एरिया था वो चाइना को दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जॉनसन लाइन को रिवाइज करके एक और लाइन मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन ये प्रपोज करते हैं। तो ये जॉनसन लाइन थी और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये यहां से यहां तक ये है मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। ये जो मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन थी इसमें काफी एरिया अक्साई चीन का जो है चाइना को प्रपोज करके दे दिया गया था। और आज की डेट में भी जो एलएसी है वो इसी मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन के आसपास ही है। आसपास में इसलिए कह रहा हूं कि इससे थोड़ी सी आगे है, और वो आगे क्यों है अभी आगे बताऊंगा। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन प्रपोज की तो इसको लेके भी चाइना ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और ईयर 1908 से पहले जितने भी ईयर थे या जब भी ऑफिशियल ब्रिटिश इंडिया का मैप आया तो कई जगह पे मैककार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन यूज की गई, लेकिन उसके बाद नहीं की गई। एक्चुअली होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने लाइन बना तो दी थी, लेकिन चाइना जो था उसका इन्फ्लुएंस तिब्बत में था और चाइना जो था वो मान नहीं रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसको लेके ईयर 1914 में ब्रिटिशर्स ने चाइना को और तिब्बत को शिमला में बुलाया, एक मीटिंग करी जिसे शिमला कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये जो शिमला कन्वेंशन था इसको करने के पीछे ब्रिटिशर्स जो थे उनका मेन पर्पस ये था कि ये जो ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में जो तिब्बत है जिसे चाइना इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, इसके बीच में कैसे ना कैसे करके एक बफर जोन बन जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि ये जो तिब्बत है इसको इनडायरेक्टली चाइना आप कंट्रोल कर रहे हो, तो तिब्बत को ऐसा करना चाहिए कि तिब्बत को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक इनर तिब्बत और एक आउटर तिब्बत। इंडिया वाली जो साइड थी उसमें आउटर तिब्बत था और इनर तिब्बत जो था वो चाइना वाली साइड था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये जो इनर तिब्बत था जो चाइना वाली साइड था ये पूरा का पूरा चाइना को दे दिया, और ये जो आउटर तिब्बत था इसको दलाई लामा के अंडर में देके एक बफर जोन की तरह क्रिएट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तिब्बत से इतना डर नहीं था। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया था उसमें मनमोहन लाइन इंट्रोड्यूस की गई कि ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर होगा तिब्बत के साथ, ये है वो लाइन। और ये चीज करके ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो हुआ। अब यहां से चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर था वो लगना बंद हो गया था। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो तिब्बत को दो पार्ट करके एक पार्ट चाइना को देके दूसरा पार्ट जो था उसको बफर जोन बना दिया गया, ताकि चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत रहे। और ये जो बफर जोन जिसको बोला गया यानी कि जो आउटर तिब्बत था इसमें दलाई लामा को रूलर बना दिया गया और लगे हाथ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर भी फिक्स कर दिए गए, मनमोहन लाइन बना दी गई। और ये चीज करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो बॉर्डर था वो एक तरह से सिक्योर कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स ने कर तो लिया था ये चीज, लेकिन इसको चाइना ने मानने से मना कर दिया। ये जो शिमला कन्वेंशन था इसको 24 एंड 25 ऑफ मार्च 1914 को ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने साइन किया था, और तिब्बत की तरफ से तिब्बतन गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर लोचन शात्रा इन्होंने साइन किया था। लेकिन चाइनीज ने इसे साइन करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। चाइना ने कहा कि ये कोई बफर जोन नहीं होगा, पूरा तिब्बत हमारा है, हम आधा नहीं लेंगे। और इधर से अंग्रेजों का कहना था कि जो तिब्बत की बाउंड्री है उसका फैसला तिब्बत करेगा, चाइना नहीं करेगा। और तिब्बत ने साइन कर दिया तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, फिर चाहे चाइना इसको साइन करे या ना करे। और जब ये चीज हो जाती है तो चाहे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे ऑफिशियल मैप दिखाना हो, हर जगह पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही अक्साई चीन को दिखाया जाता है। यहां तक कि चाइना भी अक्साई चीन को अपने ऑफिशियल मैप में नहीं दिखाता था। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा की एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है कि चाइना ने अपने ऑफिशियल मैप तक में अक्साई चीन को नहीं दिखाया था। तो देखिए अब इसके बाद काफी टाइम तक ऐसे चलता रहता है, और फिर इसके बाद ईयर आता है 1947 और हमारा देश आजाद होता है। और आजाद होने के बाद नेहरू जी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ऑफिशियल बॉर्डर्स को एज इट इज मानते हैं। और फिर इसके 2 साल बाद ईयर 1949 में चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें दो गुट आपस में लड़ जाते हैं। और चाइना की इस इंटरनल लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग वहां की नेशनलिस्ट केएमटी को हरा के चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी बनाते हैं, और कहते हैं कि इससे पहले जो चाइना में चल रहा था वो सब कुछ नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले की जो लीडरशिप थी जिन्होंने नाम रखा था चाइना का रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको भी ये लोग नहीं मानते कि ये सब नहीं चलेगा और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाए। माओ जेडोंग जो थे वो चाइना के लीडर बनते हैं, और इससे पहले जो लीडरशिप वगैरह थी वो भाग भाग के ताइवान चली जाती है, और अभी भी ये लोग वहीं ताइवान में ही रहते हैं। और इसके साथ साथ माओ जेडोंग ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एग्रीमेंट वगैरह किए थे इसको भी कहते हैं कि ये नहीं माना जाएगा। तिब्बत जो है वो पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है ये बोलते हैं ये। और फिर 1 साल बाद ईयर 1950 में ये जो आउटर तिब्बत था इस पे माओ जेडोंग अटैक कर देते हैं, जो ब्रिटिशर्स बफर जोन बना के गए थे इस पे अटैक करके इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। और जो तिब्बत के दलाई लामा थे इसके कुछ टाइम बाद वो इंडिया भाग के आ जाते हैं, इंडिया में शरण मिल जाती है उनको, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं, अभी भी वहीं पे रहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये आउटर तिब्बत वाला पार्ट जो था जो माओ ने मार काट मचा के अपने अंडर में ले लिया था, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इसमें इंडिया ने तिब्बत की मदद करने तो बहुत दूर की बात वर्बली भी अपोज नहीं किया। इनफैक्ट जब ये लड़ाई चल रही थी यानी कि चाइना जब तिब्बत के ऊपर हमला कर रहा था तो इंडिया ने चावल भी सप्लाई किए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और यही चावल आगे चल के भारी पड़ते हैं। और जब ये सारी चीजें हुई तो डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि रियल चाइना है कौन, ये ताइवान वाला चाइना रियल है या फिर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये रियल चाइना। और जो यूएन के अंदर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो तो पुरानी लीडरशिप रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी के पास थी, तब वो तो बची नहीं थी, वो सब तो ताइवान चले गए थे। तो इस मेंबरशिप का क्या किया जाए, वो ये जो नई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी
बनी है इसको दे दो। और ये जो अनऑफिशियल चीज है 2 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था, ये उसकी कॉपी एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। तो ये आउट हो गया था, तो इसी की वजह से लोग कहने लगे कि नेहरू जी ने यूएन की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो चाइना को दे दी। अब इसके 2 साल बाद चाइना के माओ जेडोंग ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट किए। इंडिया के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, नेहरू जी को कभी लगा ही नहीं कि चाइना इंडिया के ऊपर कभी सपने में भी अटैक कर सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब इस टाइम पे एक तरफ तो चाइना जो था वो मीठी मीठी बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहा था कि तिब्बत चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी उंगलियां हैं। लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स के बाद भी इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन समझ नहीं पाया। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही चाइना क्या करता है, चाइना अक्साई चीन में बिना किसी को कुछ बताए या डिस्कस किए हाईवे नंबर G219 बनवाना शुरू कर देता है। इंडिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन आईबी चीफ बीएन मुलिक ने कहा कि इंडिया को सब पता था, लेकिन जानबूझ के वो चुप रहा उसकी सिचुएशन की वजह से। लेकिन जब ये रोड बनाई गई अक्साई चीन के अंदर, तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने तुरंत नेहरू जी को लेटर लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने और क्लियर बताया था कि ये जो चाइनीज हैं ये G219 हाईवे बना रहे हैं जो इंडिया के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा है और 180 किलोमीटर की रोड है ये टोटल। तो उस टाइम पे तो चाइना इसको एक कंफ्यूजन की तरह दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा था। और इस रोड को इसलिए बना रहा था ताकि जब वॉर जैसी सिचुएशन हो तो मिलिट्री और लॉजिस्टिक वगैरह जो है वो पहुंच सके। तो शुरू में तो इंडिया ने इग्नोर किया, लेकिन जब ये रोड वाला इंसिडेंट हुआ तो इंडिया को समझ में आ गया। इंडिया ने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया और अक्साई चीन का जो पूरा का पूरा एरिया था वो इंडिया के अंदर दिखाया उसमें, और अक्साई चीन के कई इलाकों में आर्मी की पोस्टिंग वगैरह भी कर दी। और जब ये मैप रिलीज किया इंडिया ने, तब जाके पहली बार चाइना ने बोला कि ये सही चीज नहीं है। चाइना के प्रीमियर जोउ इन लाई ने 16 लैंड पॉइंट्स भेजे कि ये जो एरिया है यहां तक सब चाइना का पार्ट है। अभी करंटली भी जो एलएसी बनी है वो इन्हीं लैंड पॉइंट्स के पास ही बनी है। अक्साई चीन के मैटर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, लेटर एक्सचेंज हुए, लेकिन ये सारी चीजें चाइना जो था वो टाइम बाय करने के लिए कर रहा था। और फिर जब डेट आती है 28 अक्टूबर 1962, इस डेट को चाइना जो था वो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों बॉर्डर पे अटैक कर देता। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के लिए। कई महीनों तक ये लड़ाई चलती है। चाइना जो था वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों तरफ घुस जाता है। ये इतना अंदर तक घुस गया था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना का प्लान ये था कि वो अरुणाचल प्रदेश को नेगोशिएशन के लिए यूज करेगा और अक्साई चीन के बदले अरुणाचल प्रदेश को इंडिया को वापस कर देगा। काफी दिन तक जब लड़ाई चलती है और चाइना जहां तक उसने सोचा था जब वहां तक पहुंच जाता है, मतलब कि वेस्टर्न सेक्टर के अक्साई चीन में ये यहां तक और अरुणाचल प्रदेश में ये यहां तक, और जब यहां अंदर तक घुस जाता है, इसके बाद 21 नवंबर 1962 को लड़ाई रुकती है और चाइना अरुणाचल प्रदेश से जो मैकमोहन लाइन थी उससे तो अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है, लेकिन अक्साई चीन पे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है। और जो 16 लैंड पॉइंट जो चाइनीज मिनिस्टर जोआ ने भेजे थे लगभग वहीं पे पहुंच के रुक जाता है। अब देखिए जो अक्साई चीन है ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहाड़ भी है यहाँ पे। ऐसे एलएसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक तरफ चाइना खड़ी दूसरी तरफ इंडिया पड़ा है। ये जो एलएसी की बाउंड्रीज है ये कई लैंड पॉइंट से जुड़ के बनती है और यहाँ पे जो वेदर है वो भी बहुत एक्सट्रीम रहता है। इंडिया जो है वो अपने अलग लैंड पॉइंट्स क्लेम करता है और चाइना जो है वो अपने अलग मानता है। तो एक बहुत ही अनडिफाइंड और जिगजैग एरिया बन जाता है जहां पे 1962 में दोनों देशों की आर्मी रुकी थी और इसी को एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। मतलब कि इंडिया ने कहा अक्साई चीन हमारा है, बॉर्डर हम जॉनसन लाइन जो है उसी को मानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंट्रोल वहां तक नहीं है। तो जो एरिया जहां रुके हुए जहां एक्चुअल हमारा कंट्रोल है इसको हम एलएसी बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसी एलएसी को बॉर्डर मान लिया। इंडिया जो है वो बॉर्डर जॉनसन लाइन ही मानता है। और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि एलएसी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, तो इंडिया के हिसाब से अलग एलएसी है और चाइना के हिसाब से अलग एलएसी है। एलएसी जो इंडिया मानता है वो लगभग ये जो ब्लू लाइन है ये है, और चाइना जो है वो ये रेड वाली लाइन जो है इसको एलएसी बोलता है। तो ये दोनों देश जो एलएसी मानते हैं इसके बीच जो एरिया है ये एक बफर जोन की तरह बन गया है। यहाँ पे दोनों देशों की जो आर्मी है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठ जाती है, पेट्रोलिंग करती है। यहाँ कोई पोस्ट नहीं बना रखी, कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं है, यहाँ पे बस पेट्रोलिंग होती है और कभी कभी झंडे वगैरह दिखाए जाते हैं। और मेनली जो लड़ाई भी होती है वो इसी बफर जोन के अंदर ही होती है, क्योंकि चाइना जो है वो इस बफर जोन को भी अपने अंडर में लेना चाहता है। जो एलओसी चाइना खुद कहता है वो उसी को लेने के चक्कर में। ये जो गलवान वाली लड़ाई हुई थी वो भी इसी बफर जोन के अंदर ही हुई थी। अब ये जो 1962 की वॉर हुई थी इसके बाद इंडिया को चाइना की असलियत तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी। इंडिया ने अपनी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसके एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने ये जो साक्षगाम वैली का एरिया था इसको भी चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इंडिया ने तब भी बहुत ज्यादा अपोज किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर इसके बाद इंडिया चाइना का जो बॉर्डर था छोटे छोटे लैंड पॉइंट पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इशू सुनाई आ रहा था। तो इंडिया ने सोचा कि इंडिया चाइना के इस 3488 किलोमीटर के इस बॉर्डर में सिक्किम वाला जो 220 किलोमीटर का बॉर्डर है इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें चाइना भी एग्री करता है, हमें भी कोई इशू नहीं है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सिक्किम का बॉर्डर है एटलीस्ट इसको ग्राउंड पे मार्क कर लिया जाए और फेंसिंग करवा ली जाए ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। सितंबर 1967 का टाइम था और इस टाइम पे इंडिया ने सिक्किम के बॉर्डर पे तारबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फेंसिंग लगाना चालू कर दिया। अब ये देख के चाइना जो था उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। चाइना ने भी सेम टाइम पे सेम एरिया के पास में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे तो जो सिक्किम का एरिया है उसके जो पहाड़ है वो बॉर्डर की तरह ही है, वो सिक्योर करके रखते हैं उस बॉर्डर को, लेकिन कुछ पासेस हैं उन पहाड़ों के बीच में जहां से चाइना की एंट्री हो सकती है, जैसे नाथुला, जिलीपला, चोलाला, ये सारे पासेस जो हैं ये सिक्योर कर रहा था इंडिया। तो ये सारी चीजें देख के चाइना ने भी नाथुला के नॉर्थ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये देख के इंडिया ने भी सिक्किम के साउथ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो 11 सितंबर 1967 वाले दिन धोखे से चाइना के सोल्जर आए और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से 88 इंडियन सोल्जर जो थे वो शहीद हो गए।
अब देखिए 1962 की जो वॉर थी उसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था। इंडिया उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। चाइना को लग रहा था कि इंडिया इस बार फिर से लड़ाई के डर से पीछे भाग जाएगा, लेकिन इस बार इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन जानता था। तो नाथुला पास से जैसे ये चाइनीज अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इनको सामने खड़े मिलते हैं 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स के 6-6 फीट के जाट। 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स और राजपुताना राइफल्स ने 340 चाइनीज वहीं पे खत्म कर दिए। चाइनीज ये जो फेंसिंग वगैरह कर रहे थे सारी की सारी उड़ा दी जाती है। चाइनीज को तुरंत पीछे भागना पड़ता है और इस चीज को 1962 की जो वॉर हुई थी उसके बदले के रूप में देखा जाता है। चाइना को वैसे सिक्किम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए जो ईस्टर्न बॉर्डर था, चाइना ने वहां पे भी हरकतें चालू कर दी थी। सिक्किम के बहुत ही पास पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है। तो इसी वजह से जो चाइना है वो सिक्किम के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। जो डोकलाम में भी इंडिया चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी यही सारे रीजन थे, ताकि आगे कभी फ्यूचर में वॉर हो तो इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल में रख के। ये बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, अगर यहां आके अगर कोई बैठ जाता है तो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए चाइना इस रीजन में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। ये है नाथुला पास और ये है डोकलाम और ये यहां पे पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसके बाद भी इंडिया और चाइना जो था उसने कई जगह पे लड़ाइयां की, कई जगह पे चाइना ने एग्रेशन दिखाया, लेकिन अब जो एग्रेशन दिखा रहा था चाइना उसमें इंडिया की तरफ से भी जवाब मिल रहा था, क्योंकि इस टाइम तक इंडियन आर्मी जो थी उसने 2 बड़ी वॉर लड़ ली थी, सी वॉरफेयर में भी अपने आप को प्रूव किया था। तो चाइना को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अब इंडिया से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो चाइना ने यहां से इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पीसफुल तरीके के ऑप्शन एक्सप्लोर करे। ईयर 1993 और 1996 के बीच में इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने लड़ाई के बदले पीसफुल एग्रीमेंट्स करने पे फोकस किया, क्योंकि लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और अब दोनों कंट्रीज का नुकसान हो रहा था। इन एग्रीमेंट्स में सबसे पहली चीज तो दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड की कि चलो ठीक है, दोनों कंट्रीज के हिसाब से उनके जो बॉर्डर है वो अलग है, लेकिन एक काम ये किया जा सकता है कि फिलहाल के लिए दोनों कंट्रियां एक्चुअली जहां पे कंट्रोल करती हैं एटलीस्ट उसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल डिस्कशन के बाद LAC को, जो कि एक्साइज चिन्ह में थी, उसको बढ़ा के अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया कि फिलहाल के लिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और अब जितनी भी चीजें होंगी उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। तो जो मिडिल सेक्टर था, ईस्टर्न सेक्टर था, वहां तक तो LAC दोनों कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर था, जो एक्साइज चिन्ह वाला था, वहां अभी भी इंडिया और चाइना जो थे उनकी जो LAC थी, जो परसेप्शन था जो LAC का, वो अलग अलग था। लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज ने पीसफुली बैठ के बात करी और बातचीत से ही इसका हल निकालने की कोशिश की। दूसरी चीज दोनों कंट्रीज ने इन एग्रीमेंट्स में ये की, ये डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज में से किसी की भी जो आर्मी होगी वो LAC पे कुछ भी हो जाए, बम्बार्डमेंट या फायरिंग नहीं करेगी, यहां तक कि किसी भी तरीके के हथियार जमा नहीं करेगी और कोई भी चीज ऐसी नहीं करेगी जिससे लड़ाई जैसी सिचुएशन हो। यही रीजन है कि आज की डेट में भी आप अगर कोई कंफ्लिक्ट देखते होंगे इंडिया और चाइना का, तो उसमें हमेशा लाठी, डंडे, लोहे के जो स्पाइक्स वाले जो रॉड होती हैं, ये सब चीजों से लड़ाई होती हुई मिलेगी, लेकिन बंदूकें कोई नहीं चलाता। तो उसके पीछे यही एग्रीमेंट है। और गलवान का भी केस आप देखोगे तो उस समय भी हाथों से और डंडों से लड़ाई हुई थी, गोलियां वहां भी नहीं चली थी। तो देखिए, जब दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट वगैरह हुए तो काफी सालों तक LAC पे पीस रही, लेकिन इसके बाद चाइना ने नई स्ट्रेटेजी शुरू कर दी। देखिए, जब दो देशों में वॉर होती है तो उसमें जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप्स, रेलवे लाइन ये अच्छा होता है, उस एरिया में उसको बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। हथियार बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, फूड वगैरह हर एक चीज बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जितनी देर में उनके 100 सोल्जर्स पहुंचते हैं उतनी देर में 1000 सोल्जर्स पहुंच जाते हैं जैसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री का अच्छा होता है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा ना हो तो कितनी भी अच्छी आर्मी हो वो कोलैप्स कर जाती है। जैसे चाइना ने भी 1962 की वॉर करने से पहले रोड बनाई थी, उसके बाद वॉर करी थी। तो इसलिए दो कंट्री जब आमने सामने आती हैं तो वहां पे बॉर्डर के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। तो चाइना ने क्या किया, ये एग्रीमेंट वगैरह तो करे, इसके कुछ टाइम बाद ही जब चाइना थोड़ा इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा तो चाइना ने LAC के पास रोड्स, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप्स, रेलवे लाइन ये सब तेजी से बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि चाइना वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो था वो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उस टाइम पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था LAC के पास वो डेवलप नहीं हो पाया। और इसी चीज को लेके इंडिया जो था वो खुश नहीं था कि जब आप पीस की बात कर रहे हो तो आप LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हो। और जब कुछ टाइम बाद चाइना ने अपना थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया LAC के पास, तो चाइना ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दी। तो इसमें क्या होता है कि चाइना एक साथ बड़ा एरिया लेने की बजाय बिल्कुल छोटे छोटे एरिया पे आके अपनी आर्मी बैठा देता है। अब जिस कंट्री का इंफ्रा अभी बना नहीं है, यानी कि इंडिया का इंफ्रा जो था उस समय बना नहीं था और इकोनॉमिकली भी अभी वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो वो एक बहुत ही छोटे से एरिया के लिए वॉर नहीं शुरू करेगा, वो इस चीज को अवॉइड करेगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते चाइना बहुत आगे बढ़ गया। ईयर 2007 आते आते चाइना ने इंडिया में 130 सीक्रेट इंकर्जन्स किए और जब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू ये सारी चीजें पता चली तो इंडिया उसके लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर इसके बाद इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई, लेकिन इंडिया के अंदर जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था LAC के पास तो वहां दिक्कतें आती थी। जैसे एक तो इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल जो NGO वगैरह थे वो आ जाते थे कि LAC के पास आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, इससे एनवायरमेंट खराब होगा, तो इस प्रोजेक्ट्स को रोक देते थे, केस कर देते थे, तो इससे डिले हो जाते थे प्रोजेक्ट। दूसरी दिक्कत इसमें आती थी कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बनाने की कोशिश करता था तो चाइना बहुत ज्यादा एग्रेशन स्टार्ट कर देता था, अलग अलग बॉर्डर पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट कर देता था। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर वो ये सारी चीजें अवॉइड करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो और बवाल होगा, सर पे एक और दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी और फिर ऑपोजिशन इसको लेकर फिर से घिरेगा। इसीलिए इंडिया का जो LAC है उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत
बहुत स्लो रहा है। इसका फायदा चाइना ने उठाया और चाइना की इस सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी से हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे अपनी प्रेजेंस गवा चुके हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि अक्साई चीन का जो एरिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंडिया चाइना दोनों की परसेप्शन एलएसी है, उसके बीच में अनडिफाइंड बफर जोन है, जिसकी वजह से दोनों तरफ कंफ्यूजन रहता है। और इस बफर जोन में टोटल 65 मार्क्ड पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जहां इंडिया और चाइना के ट्रूप्स पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 1 यानी कि PP1 से PP3 काराकोरम पास, PP14 जो कि गलवान वैली वाला है, ऐसे ये इतने सारे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, इनको PP पॉइंट बोला जाता है। एक बार आप पॉज करके देख लेना। इन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना ने धोखे से इंडिया का कंट्रोल जो है वहां से हटवा दिया। जहां पहले इंडियन आर्मी आराम से पेट्रोलिंग करती थी, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से लेकर 17 तक, 24 से लेकर 32 तक, 37, 51, 52, 62, यहां पे हमारा एक्सेस चाइना ने धीरे धीरे करके हटा दिया। चाइना वही सेम चीज करता है, सारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे एक साथ वहां पे कब्जा नहीं करेगा, एक पेट्रोलिंग पॉइंट पे आके बैठ जाएगा, कई दिनों तक इस चीज पे बहस होगी, फिर डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी और फिर बाद में डिसाइड होता है कि इस एरिया को बफर जोन बना दो। तो इंडिया जहां पे पहले आराम से जा सकता था, वो अब उस एरिया में नहीं जा सकता, और ये चीज कई दशकों से चाइना करे जा रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे करके इंडिया के हाथ से लैंड तो जा ही रहा है ना, लेकिन कोई भी टीवी डिबेट जो होती है वो इस चीज पे नहीं होती। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होती है तो इसको लेकर ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थी तो उसके टाइम पे भी यही सब चला था। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, ये सब बातें लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती है। इंडिया ने बहुत बार कोशिश की चाइना के साथ कि एक ऑफिशियल मैप पेपर पे ड्रॉ करके एटलीस्ट अपने बॉर्डर जो है अपना वो फिक्स कर लें, लेकिन चाइना कभी ये चीज होने नहीं देता, क्योंकि जितना बॉर्डर अनडिफाइंड रहता है उससे उसकी जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है उसको फायदा मिलता है, इसलिए वो कभी बॉर्डर ही नहीं फिक्स करता। और इस लूप होल का फायदा उठा के चाइना ने अपने अकॉर्डिंग एलएसी की जो ग्राउंड पोजीशन है उसको धीरे धीरे करके साल दर साल बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ चाइना ने एक और चीज करना स्टार्ट की है। चाइना ने एलएसी के पास विलेजेस भी बसाना स्टार्ट कर दिए हैं। पैंगडा विलेज, जियो कांग विलेज, ऐसे करके एलएसी के पास 100 से ज्यादा घर बसा दिए हैं, जिसमें अपने सिविलियंस को फ्री में घर दे रहे हैं। ये जो विलेजेस हैं इनको दो तरीके से यूज में लेते हैं, एक तो इनके सिविलियंस यहाँ पे रह रहे हैं और इसके साथ साथ विलेजेस के थ्रू इनके जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो इंडिया की पोस्टिंग और सर्वेलेंस वगैरह करते हैं। इन विलेजेस को चाइना एज अ टूल यूज कर रहा है ताकि फ्यूचर में इंडिया चाह के भी एटलीस्ट इन एरियाज पे हमला ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिविलियंस रह रहे होंगे। अगर चाइना ये सब कर रहा है तो इंडिया ने भी एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। दौलत बेग ओल्डी रोड, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक एलएसी के पास इस रोड को बिल्कुल बनाने का काम स्टार्ट हुआ और अब कंप्लीट भी हो गई। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता है तो चाइना अग्रेशन स्टार्ट कर देता है ताकि ये सब काम बंद हो जाए। इंडिया ने इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेजी से उस पर काम स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इंडिया ने एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना चालू किया, स्पेशली जब ये दौलत बेग ओल्डी रोड फंक्शनल हुई तो चाइना ने एग्रेशन स्टार्ट किया। चाइना ने क्या किया, ये इंडिया वाला एलएसी है, ये चाइना वाला एलएसी है और ये है पैंगोंग सो रिवर। ये यहाँ पे पहाड़ों की चोटियां हैं जिन्हें फिंगर्स बोला जाता है। टोटल 8 फिंगर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स आराम से ये यहाँ फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं कर पा रहे और क्यों बंद हो गया वो भी अभी बताता हूँ। तो 5 मई 2020 को क्या होता है, इंडियन सोल्जर जैसे पहले पेट्रोलिंग करते थे वही कर रहे थे और जैसे इंडियन सोल्जर्स फिंगर 4 पे पहुंचते हैं तो वहां चाइनीज सोल्जर्स ने अपनी परमानेंट पोस्टिंग बना रखी थी और इंडियन सोल्जर्स को पेट्रोलिंग करने से वहीं पे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे एग्रीमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था चाइना को, लेकिन उसने किया। अब जब चाइना ने ऐसा किया तो उसी जगह पे इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में हाथों से, पत्थरों से, डंडों से लड़ाई होना चालू हो जाती है। एग्रीमेंट के हिसाब से फायरिंग तो हो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा घायल हो गए। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और अब जब इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो ये यहाँ पे जो गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग प्लेन्स जैसे रीजन जो है यहाँ पे भी भिड़ने लगते हैं इंडिया और चाइना के सोल्जर्स। और जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो हर बार की तरह इससे निपटने के लिए दोनों देशों की मेजर जनरल लेवल टॉक शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ फाइनल नहीं हो पाता है। तो कुछ दिन बाद यानी कि 6 जून को फिर से हाई लेवल कॉर्प्स कमांडर मीटिंग होती है। इंडिया ने चाइना को कहा कि अपने जो आर्मी है उसको आप पीछे हटा लीजिए और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सब बंद कर दीजिए। चाइनीज कमांडर ने मीटिंग में तो हाँ कर दी थी कि हम पीछे हट जाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसने झूठ बोला था। अब यहाँ पे सबको लगा कि बात निपट गई है, लेकिन होता क्या है कि 14 जून को इंडियन सोल्जर सारे एरिया में जा जाके देख रहे थे कि चाइनीज हटे हैं फिर या फिर ना हटे, और अलग अलग जगह पे पेट्रोलिंग हो रही थी। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे 15 जून 2020 की रात में कर्नल संतोष बाबू अपने सोल्जर्स के साथ गलवान वाले एरिया में देखने गए कि वहां पे चाइनीज सोल्जर जो है वो हटे हैं कि नहीं हटे हैं। तो जब संतोष बाबू और उनकी टीम वहां पहुंची तो चाइनीज सोल्जर्स वहां से पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी नहीं हटाया था और चाइनीज पहले से ही इस बार प्रिपरेशन करके बैठे थे। इन्होंने पहले से ही जो वहां की रिवर का पानी था उसको रोक के रखा था, आयरन रॉड्स पे स्पाइक लगा के रेडी कर रखे थे और जैसे ही इंडियन सोल्जर्स वहां पे उनको पीछे हटने को कहा, चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया। रिवर का जो पानी था वो अचानक से खोल दिया। इसकी वजह से 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। तुरंत और भी इंडियन सोल्जर्स पहुंचे वहां पे, उन्होंने 40 चाइनीज सोल्जर्स जो थे उनको वहीं पे मार दिया। आंकड़ा इससे ज्यादा भी बताया जाता है, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स पे यही 40 लिखा है तो मैं 40 ही लेता हूं। चाइना सोच रहा था कि पहले की तरह नेगोशिएशन होगा, लेकिन ये जो 40 चाइनीज सोल्जर मारे गए चाइना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे अचानक से लड़ाई शुरू हो गई थी। चाइना लोग कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरे एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और पोस्ट बना रहे थे पूरे एरिया में। जो सैटेलाइट इमेजेस भी थी उनमें भी ये सारी चीजें आई। ये देखिए लेफ्ट में 9 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं और राइट साइड में 16 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं। कितनी ज्यादा पोस्ट बनाई है चाइना ने कितने कम टाइम के अंदर। और इस लड़ाई के बाद भी जिन एरिया पे हमारा कंट्रोल था, मतलब कि हम पेट्रोलिंग वगैरह कर सकते थे, वहां पे भी जो हमारा मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। आज की डेट में इंडियन सोल्जर जो है वो फिंगर 4 से
आगे नहीं जा पा रहे हैं, जो कि पहले फिंगर 8 तक जा सकते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंडिया के हाथ से लैंड ही तो गई। तो ये जो कहा जा रहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, वो भी बताता हूं। 31 अगस्त 2020 को द हिंदू ने रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। उसने सारी डिटेल्स बताई। उसने कहा कि चाइना के कंट्रोल में इंडिया की 1000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी आ गई है इस इंसिडेंट के बाद, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग एरिया में, 20 स्क्वायर किलोमीटर गलवान वैली में, 12 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 65 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग सो में और 20 किलोमीटर चुशुल में। इंडियन एनालिस्ट मनोज जोशी ने भी अपना एस्टिमेट दिया है, चाइना ने करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जा कर लिया। और इसके लिए जब डेप्सांग, कुगरेंज रिवर वैली, गलवान, पैंगोंग सो, इन सब की जब मैक्सर टेक्नोलॉजी से और प्लैनेट लैब से सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई, तो ये जो इंडिया का एरिया है, यहाँ पे चाइनीज कैंप सेटअप अभी भी हो रखे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जमीन नहीं गई है, ये चीज गलत है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इंडिया सही टाइम का वेट कर रहा है और इसी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में जो आज तक नहीं हुआ, डबल पैसा लगा के और बहुत तेजी से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एलएसी के पास बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो एक्चुअल में सही टाइम पे प्रेशर बनाया जाएगा और सारा एरिया लिया जाएगा। अभी कुछ करने से नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है वो सिर्फ यहीं पे चल रहा है। चाइना जो है वो इंडिया को सी में भी घेरने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपको पता होगा। प्लस पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करके इंडिया को चेक में रखने की कोशिश करता है। जैसे ही इंडिया के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, चाइना वही सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फ्री में भी दे देता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूनर और लेटर चाइना की इंडिया से वॉर होगी जरूर, और वो भी 2 फ्रंट वॉर होगी। आज की डेट में दोनों कंट्री जो है फिलहाल अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रही है। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको क्विजलेट के बारे में रिमाइंड कराना चाहूंगा, जिसमें आप नीतीश राजपूत इंडो चाइना नाम से बनाए हुए मेरे कुछ फ्लैश कार्ड्स भी चेक कर सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।